किड्स बात करते हैं हालैंड टू रियल मैड्रिड या फिर हालैंड टू बार्सिलोना, मेन बात करते हैं एम्बापे टू लिवरपूल, लेकिन एकमात्र लेजेंड्स बात करते हैं विनीसियस और मैनचेस्टर यूनाइटेड पे। मतलब तुम समझ रहे हो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज गोइंग टू साइन विनीसियस जूनियर। ये एक ऐसी न्यूज है जिसपे शायद से एक बार को तो खुद फ्लोरेंटिनो पेरेज भी कह देगा, लेकिन विनीसियस टू मैनचेस्टर यूनाइटेड या फिर बात करें अराउओ टू बायर्न या फिर अराउओ टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये प्राइम एग्जांपल है कि मीडिया हाउसेस कैसे बड़े बड़ी स्टोरी लाइन्स के लूप होल्स और उनकी टेक्निकल चीज़ों को घुमाते हैं जस्ट मेक श्योर कि यहाँ पर जो रीडर्स हैं वो फंस भी जाए और उनको एक हद तक लॉजिकल भी लगे। देखो यहाँ पर हाल ही में विनीसियस और मैनचेस्टर यूनाइटेड के रूमर्स आए और इसको रूमर्स ही कहेंगे हम, और ये रूमर्स ही बन के रह जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप डिटेल्स में जाओगे ना और उसकी पूरी डील को पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर समझ में आया कि हाँ देखो, बात तो लॉजिकल करने की कोशिश तो की है लेकिन अल्टीमेटली हमारा सी काट रहे हैं। देखो यहाँ पर हाल ही में ये चीज़ सामने निकल के आई कि भाई देखो, एम्बापे के लिए रियल मैड्रिड को बहुत बड़ा फाइनेंशियल पैकेज देना पड़ेगा। ऐसे में यहाँ पर सैंटियागो बर्नाब्यू पे भी आपने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है और आप बाकी जगह भी साइनिंग करने वाले हो, चाहे आप बात करें सेंटर बैक की, चाहे बात करें आप यहाँ पर लेफ्ट बैक की। ऐसे में रेडक्लिफ यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड में आया तो एक नई उमंग है, नया एक्साइटमेंट है, और कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जब न्यूकासल यूनाइटेड में नई ओनरशिप आई थी तो एम्बापे ये, लेकिन भाई उनके माई बाप सऊदी है, यहाँ पे जो माई बाप है वो पेट्रोकेमिकल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पैसा अभी भी बहुत लिमिटेड ही है। ऐसे में यहाँ पर अगर आप पूरी डील को पढ़ोगे तो उस डील में लिखा गया है कि भाई क्योंकि एम्बापे पे रियल मैड्रिड यहाँ पर काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल पैकेज देने वाला है, इसलिए वो विनीसियस पे कैश इन कर देंगे। मतलब विनीसियस के लिए क्या रेसिज्म की फाइट लड़ी थी रियल मैड्रिड ने, कैसे विनीसियस को अपना फेस बना रखा है, कैसे विनीसियस को लेके 2028, 29, 30 तक का कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे विनीसियस ना ही सिर्फ रियल मैड्रिड का बल्कि एक तरीके से स्पेनिश फुटबॉल का और ब्राजीलियन फुटबॉल का फेस बना हुआ है, ना ही ऑन पिच परफॉर्मेंस तो चलो एक बार को छोड़ ही दो, उस पर तो क्या ही बात करें। ऑफ पिच परफॉर्मेंस की बात करें तो जिस हद तक विनीसियस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में रियल मैड्रिड के लिए इतना प्रॉफिटेबल है और इतना बड़ा फेस बन के निकला है, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को ऐसे ही दे देंगे, ऐसे ही। और ऐसा नहीं है कि डील यहीं तक रुक गई हो, रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 150 मिलियन तक मैनचेस्टर यूनाइटेड देने के लिए तैयार है। लाइक 150 मिलियन नहीं, 150 रुपए की बात चल रही है। लाइक ये ऐसी बात बता रहे हैं जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड पे तो पैसा बहुत ही रखा है, मतलब बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे सर जिमराट के जब मूतते हैं तो पैसा नोट्स निकलते हैं वहाँ से। बट खैर, जैसा मैंने तुमको बताया, ये काफ़ी अच्छा प्रैंक था। आप अपने राइट में जाके कैमरे को देख के हाथ हिला सकते हैं, और सिमिलर प्रैंक यहाँ पर अराउओ। अब देखो अराउओ में भी यहाँ पर बात ये बताई गई है कि बार्सिलोना को पैसे की ज़रूरत है, तो हर एक डील, हर एक स्टोरी लाइन, हर एक जो एक ख्याली पुलाव पकाते हैं ना, इसके पीछे एक तो फंडामेंटल रीज़न होता है जहाँ पर इसको एक बहुत लॉजिकल और टेक्निकल, हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं, अराउओ और मैनचेस्टर यूनाइटेड या फिर अराउओ और बायर्न की डील में ये बताया जाता है कि भाई देखो, अराउओ का तो हाँ ठीक है, अराउओ तो जाना नहीं चाहता लेकिन बार्सिलोना फोर्स हो सकती है। सेम स्टोरी डियोंग वाली कि डियोंग नहीं जाना चाहता था लेकिन बार्सिलोना फोर्स हो सकती है डियोंग को सेल करने के लिए। लेकिन आपको ये डील, ये रिपोर्ट्स ये नहीं बताएंगे कि बायर्न ने एरिक डायर को साइन कर लिया और उन पर ऑलरेडी यहाँ पर उपामेकानो, किम मिन जे और यहाँ पर डिलीट में ऑलरेडी भसड़ मच रही है, जो भी हम अभी एपिसोड में आगे बात करेंगे। और ये नहीं बताएंगे कि बारसा स्टूडियोज की जो डील अभी टूटती हुई या फिर स्टक दिख रही थी, अब वो ग्रीन सिग्नल के बहुत करीब है। बारसा ने सारे रिटर्न डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, लालिगा को भेज दिए गए हैं, और ये डील इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कंपनी, जो कि अभी डील 2 ही कंपनी है जिनको डील मिलने वाली है, और उसमें से कोई भी कंपनी जिसको अल्टीमेटली डील मिल जाएगी वो 50 मिलियन स्ट्रेट अप सामने से देगी। लाइक पहली इंस्टॉलमेंट अभी आएगी जनवरी ट्रांसफर विंडो में और वो 50 मिलियन की होगी। यानी कि बार्सिलोना को जनवरी ट्रांसफर विंडो में जो पैसों की ज़रूरत है, जिसके लिए वो साइन कर सकते हैं, जिसकी मदद से वो 50 मिलियन मिलने वाले हैं, जो कि उनको एफएफपी के पार या फिर जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है उसके पार लगाने में काफ़ी मदद करेंगे। लेकिन इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और वो आती है यहाँ पर एम्बापे टू रियल मैड्रिड की। देखो यहाँ पर हम लोग 3 पर्सपेक्टिव से बात करेंगे और पिछले 2-3 दिन से जो भी अपडेट्स है मैं सब इसमें डाल दूंगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर अगर रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हाल ही में लेक्विप ने ये स्टोरी डाली है कि यहाँ पर रियल मैड्रिड एम्बापे को रश करवा रही है, एम्बापे को जबरन जल्दी डिसीजन लेने के लिए फोर्स कर रही है। लेकिन ये तुम्हें पता है कि एम्बापे को आप फोर्स नहीं कर सकते, और मेरे को लगता है कि इसमें ठीक है, मतलब ये हवा में अंधेरे में तीर मारने वाली बात है कि हाँ ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। लेकिन जो चीज़ सही में लॉजिकल लग रही है वो ये है कि एम्बापे का जो डिसीजन है वो रियल मैड्रिड और फैंस सब दोनों मानते हैं कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में नहीं, बल्कि एम्बापे का पीएसजी के साथ चैंपियंस लीग में कहाँ तक कैंपेन जाता है
उस पर बहुत डिपेंड करता है। इसी के साथ जो चीज़ मैं सही समझता हूँ कि यस इट इज़ रियली ट्रू, और ये चीज़ आने वाले टाइम में मेन स्ट्रीम मीडिया और निकाल के लेके आएगी, वो ये कि इस बार एम्बापे का कोई भी डिसीजन वर्बल नहीं होगा। यानी कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ कि एम्बापे ने रियल मैड्रिड को ना बोली है, कि एम्बापे ने रियल मैड्रिड को हाँ बोली है, या एम्बापे ने पीएसजी को चूतिया बोला, लेकिन कोई भी चीज़ आपको वर्बल नहीं बल्कि रिटर्न एग्रीमेंट चाहिए। ये रियल मैड्रिड ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हमको कुछ भी चाहिए वो रिटर्न एग्रीमेंट है। इसी के साथ तीसरी चीज़ और ये है कि एम्बापे के लिए रियल मैड्रिड अब और नेगोशिएट नहीं करेगी। एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक प्रपोजल है, एक एग्रीमेंट आपके टेबल पे रखा हुआ है, 26 मिलियन की सैलरी है, इतना फाइनेंशियल पैकेज है, ये आपके टेबल पे रखा हुआ है। इसको ना हम वापस लेंगे एक नया डालने के लिए, और ना हम कुछ करेंगे, ना आपको और बड़ी सैलरी मिलने वाली है, और ना ही कोई फेरबदल होने वाला है। आप या तो हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, लेकिन जो फाइनल पीस ऑफ पेपर हमने प्रपोजल में रखा है आपके सामने टेबल पे, इसको चेंज अब हम नहीं करने वाले। ये क्लियर हो चुका। इसी के साथ एक मोनाको के फॉर्मर प्रेसिडेंट जिन्होंने पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था एम्बापे से प्रोफेशनल मोनाको में, उन्होंने यहाँ पर बताया कि बहुत सरप्राइजिंग चीज़ होगी अगर एम्बापे अभी तक डिसीजन नहीं बनाया। उनके हिसाब से एम्बापे ने यहाँ पर डिसीजन बना दिया गया है, लेकिन इतना सब कुछ स्टेक्स पे है कि यहाँ पर पीएसजी के माई बाप हैं, पीएसजी का पैसा है, पीएसजी की पॉलिटिकल पावर है, रियल मैड्रिड की पॉलिटिकल पावर है, फ्लोरेंटिनो पेरेज है, और यहाँ पर ऑफकोर्स ये पूरा फ्रांस का फेस वगैरह सब ड्रामा चलता ही रहता है कि यहाँ पर एम्बापे इसको बहुत सेंसिटिव तरीके से और बहुत मैच्योर तरीके से संभाल रहा है, क्योंकि उसको पता है एक डिसीजन अल्टीमेटली लेना तो है ही, लेकिन उसकी टाइमिंग सबसे ज़्यादा मैटर करती है। इसी के साथ अगर बात करें पीएसजी से, तो अब ये फ्रेंच रिपोर्ट्स नहीं है, स्पेनिश मीडिया ने बताया, तो आप इसको सुन सकते हो, बाकी मानना ना मानना आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पर पीएसजी ने अब अगला कदम जो उठाया है वो ये है कि वो विद और विदाउट एम्बापे फ्यूचर देख रहे हैं, लेकिन विद एम्बापे के साथ उन्होंने एक कोशिश ये करी है कि वो 86 मिलियन की सैलरी अब उसको देने के प्रयास में, जो कि अभी तक लगभग 70 से 72 मिलियन की सैलरी है एम्बापे की, उसको बढ़ा के अब 86 मिलियन की। ये कितनी बड़ी है मैं आपको बताता हूँ कि रियल मैड्रिड उसको 26 मिलियन की सैलरी देने का प्रपोजल रख रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि बेलिंगम, विनीसियस, रॉड्रिगो ये सारे एक ही बैंड में आए, जिससे यहाँ पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिपेंसी और यहाँ पर यूनिटी को खराब ना हो। पीएसजी तो खत्म। इसी के साथ यार बात करते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी सीरियस अपडेट की। तो देखो, तुमको पता है एवर्टन और नॉटिंघम फॉरेस्ट की लंका लगा दी यहाँ पर प्रीमियर लीग ने। ऐसे में यहाँ पर हाल ही में प्रीमियर लीग के अगर सीईओ की बात करें, मास्टर्स, वो यहाँ पर जब पार्लियामेंट कुछ लोग थे काफ़ी इन्फ्लुएंशियल और काफ़ी बड़े डिसीजन मेकर्स थे, उनके सामने जब सवाल जवाब हो रहा था तो उन्होंने ये सवाल पूछा, भाई प्रीमियर लीग से एक बात बताओ, एवर्टन पे तो दूसरे केस में यहाँ पर तुम यहाँ पर लाइक जो भी अपना जजमेंट है वो देने वाले हो, एवर्टन पे इतनी जल्दी तुम कार्रवाई कर रहे हो, और 2009 से 2018 9 साल के बीच में मैनचेस्टर सिटी के जितने भी एलिगेशन है, 115 एलिगेशन है, उस पर 50 हफ्ते होने को आ रहे हैं, तुमने कोई कार्रवाई नहीं की और ना लग रहा है कि तुम यहाँ पर कार्रवाई करने वाले हो। ऐसा क्यों है भाई, ऐसा फेरबदल क्यों है? इस पर यहाँ पर मास्टर्स ने कहा कि देखो, प्रीमियर लीग यहाँ पर आने वाले टाइम में मैनचेस्टर सिटी के साथ भी ये इन्वेस्टिगेशन करने वाली है, और इसके पीछे का रीज़न है कि उन्होंने कहा कि देखो, डेट हम सोच रहे हैं, कंफर्म मैं तुमको नहीं बता सकता, डेट ऑलरेडी सेट है। और यहाँ पर काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो अब अगले हफ्ते से, जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, जो प्रोसीडिंग्स है, वो अगले हफ्ते से स्टार्ट होती हुई हमको दिख सकती है, जो अनक्लियर है, जो कि काफ़ी सारे फैंस ये कहते हैं कि भाई ये मैन सिटी का जो केस है इसको बूस्ट क्यों नहीं करते। देखो, इस चीज़ का उन्होंने हवाला देते हुए ये चीज़ कहा कि देखो, पहली चीज़ तो ये है कि एवर्टन का जो केस था बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, एवर्टन में आपको विटनेस की जरूरत नहीं पड़ रही थी। मैनचेस्टर सिटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि मैनचेस्टर सिटी के साथ आपको बहुत सारे विटनेस को जरूरत है, क्योंकि 2009 से 2018 तक, जिस बीच उन्होंने 3 प्रीमियर लीग, 3 कप, ये सारी चीज़ें जीती हैं। ऐसे में बहुत विटनेस की ज़रूरत है, बहुत पेपर खंगालने पड़ेंगे, बहुत लूप होल्स हैं, बहुत लीगल बैटल्स हैं, जिसमें महीना लग सकता है। जो चीज़ बहुत लॉजिकल मेरे को लगी वो ये है कि देखो, सऊदी, यूएई वगैरह, उनका अबू धाबी वगैरह, उनका जो माई बाप है वो बहुत पॉलिटिकली पावर में है। ऐसे में यहाँ पर कुछ भी चीज़ इनके बीच में होगी, उस चीज़ को बहुत गुप्त रखना पड़ेगा और बहुत सिंसियरिटी से संभालना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर आप किसी भी तरीके से उनको फेवर करो, लेकिन हाँ, जब बात जियो पॉलिटिकल पावर पे आ जाती है तो थोड़ा सा डिप्लोमेसी रखनी पड़ती है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैनचेस्टर सिटी के साथ जो तीसरा उनका एलिगेशन है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे। अब देखो, ये बात सबके सामने है कि मैनचेस्टर सिटी ने जिस लॉयर को रखा है वो बहुत एग्रेसिवली खेल रहा है और मैनचेस्टर सिटी को बार बार बचा के जा रहा है। प्रीमियर लीग ऑन देयर हैंड वो खत्म,
उनका पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि यार किस तरीके से फॉर्मुलाइज करे, किस तरीके से यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी को अटैक करे। ऑन दी अदर एंड मैनचेस्टर सिटी ना तो कोऑपरेट कर रही है और साथ ही साथ यहाँ पर अटैक भी कर रही है, और इसलिए यहाँ पर केस उनका बहुत स्ट्रॉन्ग जाता जा रहा है और चीज़ें लंबी से लंबी खिंचती जा रही है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा था कि 2 साल लगेंगे मैनचेस्टर सिटी के केस को निपटने में। इसी के साथ थोड़ा सा यहाँ पर जर्मन मीडिया पे चलते हैं, और यहाँ पर डिलीट के साथ प्रॉब्लम है। ऑफकोर्स जब भी दुनिया में किसी बड़े प्लेयर के साथ प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले जो पॉसिबल डेस्टिनेशन निकल के आती है वो है हमारे गंजा भाई यानी कि एरिक टेन हैग का मैनचेस्टर यूनाइटेड। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इस सीज़न सिर्फ 6 गेम स्टार्ट करे हैं डिलीट ने। अब किम मिन जे यहाँ पर एशिया कप में बाहर गए हुए हैं तो इसलिए यहाँ पर डिलीट को स्टार्टिंग मिल रही है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने ऊपर से एरिक डायर साइन कर लिया। ऐसे में डिलीट यहाँ पर कुछ हफ्ते पहले एक गेम में बीच गेम में ही यहाँ पर जब वो बेंच पे बैठे हुए थे या फिर स्क्वाड में ही नहीं थे तो वो यहाँ पर अलायंस एरेना को छोड़ के ही चले गए थे, और ये चीज़ उन्होंने बार बार पॉइंट आउट की है। बार बार मीडिया सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि डिलीट बिल्कुल भी खुश नहीं है किस तरीके से टुकल उनको मौका ही नहीं दे रहे, गिवन द फैक्ट कि डिलीट एक बहुत बड़ी हाई प्रोफाइल साइनिंग थी जब बायर्न ने यहाँ पर यूवेंटस से उसको साइन किया था। ऐसे में यहाँ पर टुकल उस पर भरोसा भी नहीं करता, प्लस किम मिन जे और उपामेकानो की पार्टनरशिप भी बढ़िया है और ऊपर से एरिक डायर को भी साइन कर लिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पर डिलीट को लेके आ सकती है क्योंकि एरिक टेन हैग के अंडर डिलीट खेला हुआ है। डियोंग, एंटनी, वान दे बीक और ये सारे के सारे प्लेयर्स इनके भाई के ही हैं हमारे, और तुम्हें पता है गंजा भाई को जब अपनी एक्स की याद आती है तो फिर कुछ नहीं होता, उनके सामने कुछ नहीं दिखता उन्हें। इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी बार्सिलोना की। अब ऑफकोर्स तुम्हें पता है बार्सिलोना में कैसे उथल पुथल मच रखी है, और यहाँ पर जहाँ सब लोग पर्टिकुलरली मेजोरिटी ऑफ द फैंस जावी का यहाँ पर रेजिग्नेशन, सैक और जावी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। बार्सिलोना की हायरार्की यानी कि लेपोर्ता डेको की बात करें तो वो यहाँ पर एक बड़े मैच, नॉट अ बॉक्स ऑफिस मैच, लेकिन एक ऐसा मैच जिसका बार्सिलोना की स्टोरी लाइन पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है इन द लॉन्ग टर्म। उस मैच से जस्ट पहले यहाँ पर ट्रेनिंग में उन्होंने क्लास ली है, मोटिवेट करने की कोशिश की है और एक तरीके से इंस्पायर करने की कोशिश की है बारसा के फर्स्ट टीम प्लेयर्स को। उन्होंने अपने मैसेज में साफ साफ कहा है कि यहाँ पर जावी पे उनको ट्रस्ट है, वो चाहते हैं कि बार्सिलोना पूरी तरीके से फोकस्ड हो, मोटिवेट हो, रीग्रुप करे और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, क्योंकि 3 ट्रॉफीज चैंपियन लीग, कोपा देल रे और ला लीगा अभी भी उनके हाथों में है। ऐसे में ये चीज़ तो लगती है कि हाँ भाई इस बार्सिलोना में वो कैपेबिलिटी भी है और यहाँ पर हायरार्की मानती भी है कि इस समय मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ना ही सिर्फ मैनेजर फॉल्ट पे बल्कि प्लेयर्स भी स्टेप अप नहीं कर पा रहे। और हमको ये भी समझ में आता है किस तरीके से यहाँ पर जावी पे पूरा ट्रस्ट दिखाया जा रहा है, एटलीस्ट अंटिल द समर ट्रांसफर विंडो। बात करते हैं यहाँ पर बेंजिमा की और अल इत्तेहाद की। दो मैं तुमको बहुत इन्फ्लुएंशियल ट्रांसफर मास्टर्स की बात बता देता हूँ मैं यहाँ पर। सबसे पहले फेब्रिजियो रोमेनो ने ये चीज़ कंफर्म करी है कि देखो मामला थोड़ा पेचीदा सा तो है, लेकिन उनके सोर्सेज ने बताया कि ऐसा कोई कॉन्क्रीट मूवमेंट नहीं है जो कि ये आपको बताता है कि बेंजिमा अल इत्तेहाद छोड़ रहे हैं या फिर कोई डेवलपमेंट भी अभी तक नहीं है। बेंजिमा अभी भी मॉरिशियस में है, बेंजिमा अभी भी दुबई नहीं पहुंचे हैं और अभी भी कोई यहाँ पर मेजर डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि चीज़ें बद से बदतर हो रही है कि चीज़ें यहाँ पर बेटर हो रही है। इसी के साथ डेविड ऑस्टिन ने बताया कि एज फार एज ही इज कंसर्न, उनके सोर्सेज ने बताया कि चेल्सी या फिर कोई और क्लब बेंजिमा नहीं छोड़ के जाने वाले, और यहाँ पर आने वाले टाइम में दुबई में अगले हफ्ते एक मीटिंग शेड्यूल की गई है जहाँ पर बेंजिमा, गलाडो और पूरे अल इत्तेहाद के इकोसिस्टम में चीज़ें शांति बनाए रखने की बात होगी। मेरा इस पे टेक ये है कि अल इत्तेहाद बेंजिमा को जाने नहीं दे सकती फॉर इमेज रीज़न। जॉर्डन एंडरसन ऑलरेडी आईएक्स जा चुका है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुका है, रॉबर्टो फर्मिनो थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ एकमात्र मार्क साइनिंग है और आपको नहीं भूलना चाहिए कि बेंजिमा भी लगभग उतना ही पैसा कमा रहा है। ऐसे में नेमार जब पूरे साल के लिए बाहर है, बेंजिमा अगर अल इत्तेहाद छोड़ देता है, वापस से यूरोपियन फुटबॉल में आता है, तो सऊदी किस मुंह से बाकी बड़े प्लेयर्स को साइन करने वाली है जब उनको अपने सबसे बड़े, ऑफकोर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो को छोड़ के सबसे बड़े प्लेयर को वो यहाँ पर खुशी नहीं रख पाए या फिर कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, तो ये एक बड़ी चीज़ है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपने गिरेबान में झांकने की और स्वदेशी फुटबॉल से। भाई इंडिया वर्सेस उज़्बेकिस्तान का बहुत क्रूशियल मैच है। कुछ की फैक्ट्स बता देता हूँ मैं तुमको। 2023 की बात करें तो इंडिया ने लगभग 20-25 गेम खेले हैं, और अगर आप उनके ओपोनेंट की एवरेज रैंकिंग की बात करोगे तो वो 122 है। यानी कि जब सारे रैंकिंग, सारे ओपोनेंट्स की, आप इंडिया के सारे ओपोनेंट्स की रैंकिंग का एवरेज निकालोगे तो वो 122 निकल के आता है, जो कि अच्छी बात नहीं है गिवन द फैक्ट कि इंडिया की खुद की रैंकिंग 99 पे थी। ऐसे में इंडिया ने अपने सारे मैचेस 122 पे खेले हैं।
इसी के साथ यहाँ पर अगर बात करें उज़्बेकिस्तान की, तो उन्होंने भी लगभग इतने ही गेम खेले और उनके अगर ओपोनेंट के एवरेज की बात करें तो वो आता है यहाँ पर 72 पे, और उज़्बेकिस्तान की खुद की रैंकिंग यहाँ पर 68 है। लेकिन इसमें हाई बैंड के लेकिन अगर उज़्बेकिस्तान की बात करें तो उन्होंने मैक्सिको के साथ गेम खेला है, उन्हें ईरान के साथ गेम खेला है, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी प्रोफाइल्स के साथ यहाँ पर मैच खेला है। खैर अब यहाँ पर कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, जो कर सकते हैं वो ये है कि 1 नाइट 1 मोमेंट और 90 मिनट्स। भाई ये मैच नहीं केयर करता कि आपने पूरे साल क्या किया है, ये मैच केयर करता है कि इस 90 मिनट में आप क्या करने वाले हो। इंडिया के पास बहुत बड़ा चांस है कि वो उज़्बेकिस्तान के अगेंस्ट एक अच्छी फाइट डाले। आई बिलीव इन माई प्लेयर्स। मेरे को टीम पे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो हमने फाइट पुटअप की है उस पर प्राउड है, उस पर कॉन्फिडेंस है। उज़्बेकिस्तान ने सीरिया के साथ यहाँ पर ड्रॉ किया तो आप कह सकते हो बड़ा अच्छा मौका है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि इंडिया जहाँ पर ये दिखाने में, ये शोकेस करने में अब काफ़ी सक्सेसफुल रही है। वो किसी भी बड़ी टीम के अगेंस्ट डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन क्या वो इतनी बड़ी टीम के अगेंस्ट अटैक कर सकते हैं? क्या उनको ऑफेंसिवली थ्रेट कर सकते हैं? डू दे हैव व्हाट इट टेक्स टू बी लाइक, उनको ऑफेंसिवली आउट क्लास करने में उनके पास क्या वो क्वालिटी है, क्या वो कॉन्फिडेंस है, क्या उनके पास वो टेक्निकलिटी है? इसका बड़ा टेस्ट है। इस गेम में कंजर्वेटिव जाने का कोई मतलब नहीं बनता। इस गेम में आपको ऑफेंसिवली उनको तोड़ना है। ड्रॉ करोगे, यस चांस बन सकता है, 2019 वाली स्टोरी भी रिपीट हो सकती है, लेकिन अगर आप ये मैच जीतते हो तो आप ऑलमोस्ट यहाँ पर कंफर्म हो के आप राउंड ऑफ 16 में अपने आप को क्वालिफाई होते हुए देख सकते हो। तो इंडिया को ये चांस लेना पड़ेगा एंड आई बिलीव इन देम।